from the image. अध्याय 2 मानव जनन 2.1 पुरुष जनन तंत्र 2.2 स्त्री जनन तंत्र 2.3 युग्मक जनन 2.4 आर्तव चक्र 2.5 निषेचन एवं अंतरोपण 2.6 सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन 2.7 प्रसव एवं दुग्धस्रवण। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। मानवों में जनन का अंतर्गत युग्मकों की रचना, युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, वीर्यसेचन और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, निषेचन, जिसके कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, शामिल है। इसके बाद कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, अंतरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, गर्भावधि और शिशु के जन्म प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवनावस्था के पश्चात संपन्न होती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। 2.1 पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। चित्र 2.1 अ। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेमी और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेमी होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। चित्र 2.1 ब। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं, शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया और सर्टुली कोशिकाएं कहते हैं। चित्र 2.2 नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टुली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। चित्र 2.2 लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं, जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालक रेटे टेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं वॉसेफेरेसिया, अधिवृषण एपिडिडिमिस तथा शुक्रवाहक वॉस डेफेरस होते हैं। चित्र 2.1 ब। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। ये शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है। ये अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए ऊपर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। चित्र 2.1 अ। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्र मार्ग मुख यूरेथल मियटस कहते हैं। शिश्न पुरुष की बाह्य जननेंद्रिय है। चित्र 2.1 अ ब। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है, जो शिश्न के उद्घर्षण या उत्थान इरेक्शन में सहायता प्रदान कर वीर्यसेचन इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्न मुंड ग्लैंस पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रच्छद फोरुस्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों चित्र 2.1 अ ब के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रकीय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज, फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्णव एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहक लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। सिस्टम 2.2 स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडक्ट, एक गर्भाशय यूटरस,
एक गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स तथा एक योनि, वेजाइना और बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, चित्र 2.3 शामिल होते हैं, जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों, मेमरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। प्लीज नोट हियर इज द ट्रांसक्राइब टेक्स्ट। जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सगर्भता, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक, अंडाणु, ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। चित्र 2.3 प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेकंड के लगभग होती है और ये श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं, लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला, एपिथीलियम से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीठिका, ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। ये पीठिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय वल्कुट, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश, मेड्यूला में विभक्त होता है। अंडवाहिनियां, डिंबवाहिनी नलिका, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10-12 सेकंड में लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। चित्र 2.3 अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक, इन्फंडिबुलम कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप, प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे झालर, फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक छोटे भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका, एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ, इस्थमस में एक सक्रिय अवकाशिका, ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चादानी, वुम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। ये श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। चित्र 2.3 जो योनि के साथ मिलकर जन्मनाल, बर्थ कैनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली झिल्ली में स्तर को परिमितियम, पेरीमेट्रियम, मध्य मोटी चिकनी पेशीय स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर, मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतःस्तर, एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतःस्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघनशैल, मॉन्स प्यूबिस, वृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा, योनिच्छद हाइमेन और भगशेफ, क्लाइटोरिस आदि होते हैं। चित्र 2.3 जघनशैल वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है, जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। वृहद भगोष्ठ ऊतकों का मासल वलन, फोल्ड है, जो जघनशैल से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु भगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और ये वृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली, जिसे योनिच्छद टेक्स्ट कहते हैं, से आंशिक रूप से ढका होता है। भगशेफ एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है, जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 वृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनिच्छद प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है, हालांकि ये आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टैम्पॉन को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कुछ औरतों का योनिच्छद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनिच्छद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य, वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियां स्तन युग्म संरचना है, जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15-20 स्तनपालियों, मेमरी लॉब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। चित्र 2.4 कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है, जो कूपिकाओं की गुहाओं, अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तनवाहिनी, मेमरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। कई स्तनवाहिनियां मिलकर एक वृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं, जो दुग्धवाहिनी, लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे दूध स्तन से बाहर निकलता है। 2.3 युग्मक जनन प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं।
जन स्पर्मेटोगोनिया बहुल्यन एक अश्वसन स्पर्मेटोगोनियम शुक्रजनन स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्रजनक नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। कुछ शुक्राणुओं में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण मियोटिक डिवीजन होता है जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन न्यूनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीय कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणुप्रम स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं। चित्र 2.5 शुक्राणुप्रमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? शुक्राणुप्रम रूपांतरित होकर शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणुजनन स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणुजनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित एम्बेडेड हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज होते हैं उस प्रक्रिया को वीरसेचन स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्रजनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौवना में से होने लगती है क्योंकि इस दौरान गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के स्रवण में काफी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि यह एक अधश्चेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्र पीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है तथा 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन माइनस पीत पिंडक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और पुटक उद्दीपक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के स्रवण को उद्दीपित करता है। LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों एंड्रोजेंस के संश्लेषण और स्रवण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्रजनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रवण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आइए हम शुक्राणु की संरचना की जांच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो एक शीर्ष हेड, ग्रीवा, नेक, एक मध्य खंड, मिडिल पीस और एक पूंछ टेल को बनी होती है। चित्र 2.6 एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काय बॉडी को आवृत किए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत इलोंगेटेड अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है तथा इसके अग्रभाग में एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है जिसे अग्रपिंडक एक्रोजोम कहते हैं। ये अग्रपिंडक उन प्रकीर्णकों एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाते हैं। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्य उर्वरता फर्टिलिटी के लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% तेज गतिशीलता प्रदर्शित करें। शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज्ड शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित ट्रांसपोर्टेड होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण शुक्रवाहक शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियों का स्राव भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य सीमेन बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य का वृषण हार्मोन एंड्रोजेंस बनाए रखता है। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन ऊजेनेसिस कहते हैं जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी उगोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर निर्मित होती हैं। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 में प्रविष्ट होती हैं और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती हैं। इन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes भी कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिकाओं ग्रैन्युलोसा सेल्स की परत से आवृत होती है और इन्हें प्राथमिक पुटक टेक्स्ट प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। चित्र 2.7 एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौवनारंभ तक ह्रास होता रहता है। इसलिए यौवनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए प्रावरक थिकल स्तर से घिर जाते हैं जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। ये द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाता है जिसकी तरल से भरी गुहा को गुहवर एंट्रम कहा जाता है। ये इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर थिका लेयर अंदर प्रावरक थिका इंटरना और बाहर प्रावरक थिका एक्सटर्ना में गठित होता है।
इस समय आपको ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। यह एक असमान विभाजन है जिसके फलस्वरूप वृहद अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। चित्र 2.8b। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म को मात्रा को संचित रखती है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसमें ह्रास हो जाता है? वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। तृतीयक पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 2.7। द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है जिसे पारदर्शी अंडावरण ज़ोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अंडाणु को अंडाशय से मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या आप शुक्रजनन और अंडजनन के बीच प्रमुख अंतरों की पहचान कर सकते हैं? यहीं पर शुक्रजनन और अंडजनन के बारे में नीचे एक आरेखीय प्रस्तुति दी गई है। चित्र 2.8b। 2.4 आर्तव चक्र। मादा प्राइमेटो यानी बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जन की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है जिसे रजोदर्शन मेनाके कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28/29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र 2.9 में दर्शाया गया है। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है जबकि रक्तस्राव होने लगता है। ये रक्तस्राव 3-5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी रक्तवाहिनियों के नष्ट होना है जो कि तरल रूप का क्षरण होता है और योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब निषेचन अंडाणु निष्पचित नहीं हो। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है, यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। आर्तव प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के अंडाशय में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण पुटकीय ग्राफी बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरोद्भवन प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुतः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा में स्तर के बदलावों से प्रेरित होते हैं। चित्र 2.9। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन LH एवं FSH का स्रवण धीरे धीरे बढ़ता है। ये स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्तमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रवण को उद्दीपित करता है। LH तथा FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्राव जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। ये ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है यानी अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। चित्र 2.9। ये पीत पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है जो कि गर्भाशय अंतस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतस्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता को अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की घटनाएं बंद हो जाती हैं, इसीलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता है। जब निषेचन नहीं होता है तो पीत पिंड में ह्रास होता है और ये अंतस्तर का विखंडन करता है जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है यानी माहवारी पुनः होती है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति मीनोपॉज कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति का मध्यक्रिय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। 2.5 निषेचन एवं अंतर्रोपण। स्त्री एवं पुरुष के युग्मन मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा शुक्राणु वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है यानी वीर्य सेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से होते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः अंडवाहिनी नली की तुम्बिका एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचते हैं। चित्र 2.11b। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाता है जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाएं। यही कारण है जिससे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं हो पाती हैं। शुक्राणु का एक साथ एक अंडाणु में प्रवेश को निषेध फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा स्तर के संपर्क में आता है, चित्र 2.10 और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अगर पिंड का स्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश करने में मदद करता है, यह द्वितीयक अंडे के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड, सेकेंडरी पोलर बॉडी का रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु, डिंबाणु प्रसू या अंडोत्सर्ग बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन फ्यूजन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज, जायगोट की रचना होती है। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं? हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का भी निर्धारण हो जाता है। आइए देखें ये कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मक अंडाणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों शुक्राणुओं भौल में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु लड़का के रूप में विकसित होगा। आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 4 में सीख सकेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से ये कहना सही है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। समसूत्री विभाजन विदलन क्लीवेज की शुरुआत तब हो जाती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ इस्थमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है 2.11 और तब ये 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं, जिसे कोरकखंड ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तूतक, मोरुला कहते हैं। चित्र 2.11 यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे ये गर्भाशय की ओर बढ़ता है ये कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 2.11 एक कोरकपुटी में कोरकखंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे पोषकोरक ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोषकोरक से जुड़े होते हैं उन्हें अंतर कोशिका समूह इनर सेलमास कहते हैं। अब पोषकोरक स्तर गर्भाशय अंतः स्तर से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और कोरकपुटी को आवृत कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोरकपुटी गर्भाशय अंतः स्तर में अंतःस्थापित इम्बेडेड हो जाती है। चित्र 2.11 GH इसे ही अंतर्रोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में ये सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। 2.6 सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूण के अंतर्रोपण के पश्चात पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक कुरियोनिक विलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरंगुली युक्त इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण, गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिन्हें अपरा प्लेसेंटा कहा जाता है। चित्र 2.12 अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्सर्जी एक्सक्रेटरी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ये अपरा एक नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेकों हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, मानव अपरा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन -HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन आदि उत्पादित करता है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोनों जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कार्टिसोल, प्रोलेक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तनों तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है।
अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिका समूह भ्रूण, बाह्य त्वचा, एक्टोडर्म नामक एक बाहरी स्तर और अंतस्त्वचा, एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इस बाह्य त्वचा और अंतस्त्वचा के बीच जल्द ही मध्य जनस्तर मीसोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों, अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ ये उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स कहते हैं, समाहित रहती हैं, जिनमें ये क्षमता होती है कि वे सभी अंग एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में ये अवधि कितने महीनों की होती है? पता करें। मानव में 1 महीने की, सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों का ध्यानपूर्वक सुनना जा सकता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होती हैं। 12वें सप्ताह पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगाना सामान्यतः देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। 2.7 प्रसव एवं दुग्ध स्रवण। मानव में सत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे गर्भावधि जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव पार्ट्यूरेशन कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्रिका स्रावी न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के माइल्ड गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। यह मातृ पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रवण को उद्दीपित करता है। गर्भाशयी संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण ये संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। इससे शिशु मां के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन क्यों देता है? स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दुग्ध उत्पन्न होने लगता है। इन प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण लैक्टेशन कहते हैं। यह मां को अपने नवजात शिशु को आहार पूर्ति करने में मदद देता है। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे तारांकन प्रथम स्तन्य या खीस कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं।